कल्पना कीजिए कि रात के 11 बज रहे हैं और दरवाजे पर अचानक बहुत तेज दस्तक होती है। अरे ये तो किसी को भी डरा दे। बिल्कुल। बाहर पुलिस खड़ी है और किसी भी आम इंसान के हाथ में एक कागज थमा दिया जाता है जिस पर बस कुछ भारी भरकम नंबर लिखे हैं, जैसे धारा 420 या 467। हाँ, या 471। और उस एक पल में तो मतलब दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है। एकदम सुन्न हो जाता है। इंसान बस उन नंबरों को घूरता रह जाता है। सही बात है। और मन में सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि अब तो सब खत्म, मतलब जिंदगी बर्बाद हो गई। और उस घबराहट में ध्यान ही नहीं जाता कि असल बात क्या है। हाँ, कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता कि उन नंबरों के पीछे असल कहानी क्या है। लेकिन क्या हो अगर ये पता चले कि वो डरावनी धाराएं, वो बड़े बड़े नंबर असल में सबसे छोटी समस्या है। बिल्कुल, किसी भी आपराधिक मामले में वो सबसे छोटी समस्या है। ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात लग सकती है, लेकिन कानूनी हकीकत यही है। आपराधिक विधि ड्राफ्टिंग श्रृंखला के भाग 14 के कुछ बेहद महत्वपूर्ण नोट्स हैं। इन दस्तावेजों का सबसे बड़ा उद्देश्य ही उस कानूनी मिथक को तोड़ना है। कौन सा मिथक? कि केस जीतने के लिए धाराओं से लड़ना पड़ता है। एकदम सही। असल में बचाव या जिसे हम डिफेंस कहते हैं, उसकी शुरुआत उन नंबरों से नहीं होती। तो फिर कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत उन आरोपों को सही तरीके से समझने से होती है जो उस कागज पर लिखे गए हैं। अच्छा, और यही बात इस पूरे विषय को एक रोमांचक पहेली बना देती है ना? हाँ, मतलब कानूनी भाषा अक्सर बहुत डरावनी और जटिल लगती है। ऐसा लगता है जैसे कोई दूसरी दुनिया की भाषा हो। आम लोगों के लिए तो ऐसा ही है, लेकिन जब हम इन नोट्स को पढ़ते हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ज्यादातर लोग, और कई बार तो नए वकील भी, हाँ, नए वकील भी ये गलती करते हैं। वो सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वे सिर्फ धाराओं के जाल में उलझ कर रह जाते हैं। सही कह रही हैं आप। वे बस ये देखकर ही अपना बचाव तैयार करने लगते हैं कि धोखाधड़ी की धारा लगी है या चोरी की। मतलब मुझे ये कुछ वैसा ही लगता है जैसे कोई मरीज डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर उसे एक पर्चा थमा दे जिस पर किसी भयानक बीमारी का नाम लिखा हो। हाँ, और फिर मरीज उस नाम को ही पढ़कर घबराहट में इलाज शुरू कर दे, मतलब बिना ये जाने कि रिपोर्ट में असल लक्षण क्या लिखे हैं। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। इस मेडिकल वाले रूपक को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हाँ, बताइए। ये सिर्फ बीमारी का नाम पढ़ने तक सीमित नहीं है। ये कुछ ऐसा है जैसे डॉक्टर ने फाइल के पहले पन्ने पर लिख दिया हो कि मरीज को हार्ट अटैक आया है और मरीज वो शब्द देखकर कांप रहा है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो फाइल के दूसरे पन्ने पर लगी ईसीजी रिपोर्ट को ध्यान से देखे तो क्या पता रिपोर्ट नॉर्मल हो। एकदम नॉर्मल। आपराधिक मामलों में अभियोजन पक्ष यानी पुलिस या शिकायतकर्ता फाइल के ऊपर हार्ट अटैक यानी धारा लिख देता है। अच्छा। लेकिन बचाव पक्ष को वो नाम नहीं पढ़ना है। तो उन्हें क्या पढ़ना है? वो ईसीजी रिपोर्ट। हाँ, उसे वो ईसीजी रिपोर्ट यानी वो तथ्य देखने हैं जो उस धारा को साबित करने के लिए गढ़े गए हैं। अगर तथ्य ही नहीं है तो धारा सिर्फ एक खोखला शब्द है। रुकिए, तो इसका मतलब है कि लोग उस हार्ट अटैक वाले लेबल से इतने ज्यादा खौफजदा हो जाते हैं कि वे पन्ना पलटकर असल रिपोर्ट चेक करने की जहमत ही नहीं उठाते। अक्सर यही होता है। और क्या पुलिस या अभियोजन पक्ष इसी डर का फायदा उठाता है? देखिए, कानूनी व्यवस्था इसी तरह काम करती है। अभियोजन पक्ष का काम एक कहानी पेश करना है, एक घटना का विवरण देना। हाँ, वे विवरण देते हैं और फिर उस कहानी के आधार पर कानून की किताब से एक शीर्षक या टाइटल चुनकर उस पर चिपका देते हैं। और वही टाइटल वो धारा होती है। बिल्कुल। अब अगर कोई व्यक्ति सिर्फ उस टाइटल से डर जाए तो वो कभी भी उस कहानी की कमजोरियों को नहीं देख पाएगा। सही बात है। मनीष शुक्ला जी के नोट्स इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि एक सक्षम वकील कभी भी धाराओं से प्रभावित नहीं होता। तो वो क्या देखता है? वो ये देखता है कि अभियोजन पक्ष किन तथ्यों और साक्ष्यों के दम पर उस धारा को सही ठहराने की कोशिश कर रहा है। तो एक तरह से ये समझना ज्यादा जरूरी है कि सामने वाले ने हमला किस बात को लेकर किया है। एकदम सही। बजाय इसके कि उसने उस हमले का नाम क्या रखा है। हाँ, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अगर धाराएं सिर्फ कहानी के शीर्षक हैं, तो जब एक वकील उस पूरी फाइल को पढ़ता है तो वो वास्तव में उन कागजों के पुलिंदे में खोज क्या रहा होता है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि मनीष शुक्ला जी की नोट्स में एक बात बार बार कही गई है कि हर आरोप को लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए। हाँ, हर एक लाइन को। ये तो बहुत थका देने वाला काम लगता है। इस लाइन बाय लाइन पढ़ने के पीछे आखिर क्या रणनीति है? अब देखिए, जब कोई विशेषज्ञ वकील
किसी एफआईआर या शिकायत को लाइन बाय लाइन पढ़ता है ना, तो वो उसे किसी नॉवेल या अखबार की तरह नहीं पढ़ता। तो वो कैसे पढ़ता है? वो उसमें दो बहुत ही विशिष्ट चीजें तलाश रहा होता है। पहला तथ्य यानी फैक्ट्स, कहानी में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ। ठीक है। और दूसरा जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है अपराध के कानूनी तत्व, जिसे हम इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस कहते हैं। ये अपराध के कानूनी तत्व क्या होते? ये सुनने में ऐसा लग रहा है जैसे किसी रेसिपी की बात हो रही हो। रेसिपी कैसे? मतलब कि केक बनाने के लिए आटा, चीनी और बेकिंग पाउडर चाहिए। क्या कानून में भी किसी अपराध को साबित करने के लिए ऐसे ही कुछ सामग्री या तत्वों की जरूरत होती है? अरे ये रेसिपी वाला रूपक एकदम सटीक है। सच में? हाँ। कानून की नजर में कोई भी काम तब तक अपराध नहीं है जब तक उसमें कानून द्वारा तय किए गए कुछ विशिष्ट तत्व मौजूद ना हो। इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? बिल्कुल, एक बहुत ही आम उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी पर चोरी का आरोप है। ठीक है, चोरी की धारा लग गई। अब सिर्फ ये कह देना काफी नहीं है कि इसने सामान लिया इसलिए ये चोर है। तो और क्या चाहिए? भारतीय दंड संहिता के अनुसार चोरी के कुछ आवश्यक कानूनी तत्व हैं, जैसे संपत्ति का चल या मूवेबल होना, वह संपत्ति किसी और के कब्जे में होना, उसकी सहमति के बिना उसे वहां से हटाना। ठीक है। और सबसे जरूरी तत्व, ऐसा करने के पीछे एक बेईमानी का इरादा होना। एक मिनट, मैं इस बेईमानी के इरादे वाले हिस्से पर थोड़ा रुकना चाहूंगी। हाँ, बताइए। चलिए, एक हाइपोथेटिकल स्थिति की कल्पना करते हैं। ठीक है। मान लीजिए मैं ऑफिस जाने के लिए बहुत लेट हो रही हूँ, मेरी गाड़ी खराब है। मैं देखती हूँ कि पड़ोसी की साइकिल बाहर खड़ी है और उसमें ताला भी नहीं है। अच्छा, फिर? मैं बिना उससे पूछे वो साइकिल उठाती हूँ और ऑफिस जाती हूँ, लेकिन मेरा पूरा इरादा है कि मैं शाम को वापस आके वो साइकिल वहीं खड़ी कर दूंगी। लेकिन रास्ते में ही पुलिस पकड़ लेती है और पड़ोसी चोरी की एफआईआर दर्ज करा देता है। क्या मैंने तकनीकी रूप से चोरी की है? मतलब मैंने बिना पूछे सामान तो हटाया है ना? यहीं पर अपराध के कानूनी तत्वों का महत्व समझ में आता है। कैसे? आपके इस उदाहरण में आपने बिना सहमति के संपत्ति हटाई, ये एक तथ्य है। हाँ, तथ्य तो है। लेकिन क्या आपका इरादा उस साइकिल को हमेशा के लिए हड़पने या उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने का था? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका बेईमानी का इरादा नहीं था। और चूंकि चोरी के कानूनी तत्वों में से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहाँ गायब है, इसलिए तकनीकी और कानूनी रूप से चोरी का अपराध सिद्ध ही नहीं हो सकता। अरे वाह, मतलब अभियोजन पक्ष चाहे कितनी भी बड़ी धारा लगा ले, हाँ, अगर वे इस इरादे को साबित नहीं कर पाए तो उनका पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। ये तो सच में मतलब पूरी सोच को पलट देने वाली बात है। बिल्कुल। मतलब हमें कागजों में सिर्फ ये नहीं पढ़ना है कि पुलिस ने क्या कहानी लिखी है, तो क्या पढ़ना है? बल्कि एक वकील के दिमाग से ये खोजना है कि उस कहानी में क्या छूट गया है। एकदम सही पकड़े हैं आप। अगर अभियोजन पक्ष के लिखे हुए दस्तावेजों में उस अपराध के वो लीगल बॉक्सेस टिक नहीं हो रहे हैं, तो वही बचाव का सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। यही बचाव का सबसे मजबूत आधार है। देखिए, अदालत में लड़ाई इस बात पर नहीं लड़ी जाती कि आपने क्या किया। अच्छा, तो किस बात पर लड़ी जाती है? इस बात पर लड़ी जाती है कि अभियोजन पक्ष कानूनी मापदंडों के भीतर उस कृत्य को अपराध साबित कर पा रहा है या नहीं। जो तत्व कहानी में फिट नहीं बैठ रहा है वही निर्दोष साबित करने की चाबी है। ठीक है, सिद्धांत रूप में ये बहुत अच्छा लगता है कि हमें ये तत्व और कमियां खोजनी है। लेकिन थोड़ा व्यवहारिक रूप से सोचिए। हाँ, बताइए। जब किसी पर केस होता है तो पुलिस 500 पन्नों की चार्जशीट, ढेरों गवाहों के बयान और न जाने कितने कानूनी दस्तावेज पेश करती है। कागजों का पहाड़ होता है पूरा। वही तो। एक आम इंसान या एक नया वकील उस कागजों के पहाड़ में से ये तत्व और कमियां कैसे निकालेगा? ये तो मतलब भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। इस भूसे के ढेर से सुई निकालने का तरीका हमारे पास मौजूद नोट्स के अगले हिस्से में विस्तार से बताया गया है। अच्छा, क्या तरीका है? एडवोकेट अमन बाजपेयी जी ने इस प्रक्रिया के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच साझा की है। उनका स्पष्ट मानना है कि किसी भी आरोप को समझने और उसमें कमियां निकालने का एकमात्र तरीका है दस्तावेजों को आपस में जोड़कर देखना, यानी उनका क्रॉस रेफरेंस करना। बिल्कुल, क्रॉस रेफरेंस करना। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा लग रहा है जैसे किसी थ्रिलर फिल्म में एक जासूस करता है। हाँ, वो जासूस वाला बोर्ड। एग्जैक्टली।
एक बड़े से बोर्ड पर अलग अलग तस्वीरें, नक्शे और सुराग लगाता है और फिर लाल रंग के धागे से उन्हें आपस में जोड़ता है। हाँ हाँ, क्या वास्तव में कानूनी दस्तावेजों के साथ भी ऐसा ही करना पड़ता है? बिल्कुल ऐसा ही करना पड़ता है। अमन वाजपेयी जी की इस बात के पीछे एक बहुत गहरा तर्क है। वो क्या? वे कहते हैं कि किसी भी दस्तावेज को कभी भी अलग-अलग या एकांत में नहीं पढ़ना चाहिए। आपको एफआईआर, चार्जशीट, पुलिस के सामने दिए गए बयान और मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान सबको एक साथ रखना होगा। हाँ, सबको एक साथ मेज पर रखना होगा। कारण यह है कि अभियोजन पक्ष अंत में अदालत के सामने एक बहुत ही सजी संवरी और फाइनल कहानी पेश करता है। लेकिन वो कहानी रातों रात तो नहीं बनती। बिल्कुल नहीं, वे कई चरणों से गुजरती है। जब आप शुरुआती दस्तावेजों का अंतिम दस्तावेजों के साथ मिलान करते हैं तो सजी सवरी कहानी की खुरदरी असलियत सामने आने लगती है। लेकिन यहाँ मुझे एक शंका है। हाँ, पूछिए। अगर हम इस तरह से दस्तावेजों में कमियां या विरोधाभास निकाल रहे हैं तो क्या हम एक तरह से अदालत में खड़े होकर ये नहीं कह रहे हैं कि पुलिस या गवाह झूठ बोल रहे हैं? मतलब क्या एक जज के सामने सीधे तौर पर पुलिस की जांच को झूठा ठहराना बहुत बड़ा जोखिम नहीं है? देखिए, यहाँ बचाव पक्ष का काम पुलिस को आक्रामक तरीके से झूठा साबित करना नहीं है। तो फिर क्या है? अदालत में भावनाओं से ज्यादा साक्ष्यों की श्रृंखला यानी चेन ऑफ एविडेंस मायने रखती है। अच्छा। जब आप क्रॉस रेफरेंस करते हैं तो आप जज से ये नहीं कहते कि ये पुलिस अफसर भ्रष्ट है इसलिए झूठ बोल रहा है। तो हम क्या कहते हैं? आप बस तथ्य सामने रखते हैं। आप दिखाते हैं कि माय लॉर्ड एफआईआर में लिखा है अ, लेकिन चार्जशीट में लिखा है ब। ये जो विरोधाभास है ना, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं, ये साक्ष्यों की श्रृंखला को तोड़ देता है और इसका फायदा आरोपी को मिलता है। बिल्कुल। आपराधिक न्याय प्रणाली का एक बहुत बुनियादी उसूल है संदेह का लाभ। बेनिफिट ऑफ डाउट हमेशा आरोपी को मिलता है। मतलब हमें बस उस कहानी में एक तार्किक संदेह पैदा करना है। बस इतना ही करना है। अब ये बात बहुत दिलचस्प मोड़ ले रही है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि ये क्रॉस रेफरेंस अदालत में कैसे काम करता है। ठीक है। कोई ऐसा विरोधाभास बताइए जो सुनने में छोटा लगे लेकिन जो पूरे केस को पलट दे। ठीक है, मान लीजिए एक मारपीट का मामला है। ठीक है। आप एफआईआर पढ़ते हैं जो घटना के तुरंत बाद लिखवाई गई थी। उसमें शिकायतकर्ता ने लिखा है कि रात के लगभग 1 बजे थे, बिजली कटी हुई थी, घना अंधेरा था, तभी किसी ने मुझ पर पीछे से हमला किया। यहाँ तक सब ठीक लगता है? हाँ, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, आम सी बात है। अब आप क्रॉस रेफरेंस करते हैं। ठीक है। अब आप उस गवाह का बयान पढ़ते हैं जो चार्जशीट के साथ लगा है और जो घटना के 2 महीने बाद दर्ज हुआ था। उस बयान में गवाह कहता है, मैंने देखा कि जिसने हमला किया उसके बाएं गाल पर एक गहरा निशान था और उसने नीले रंग की शर्ट पहनी थी। अरे! अब जब आप इन दोनों दस्तावेजों को एक साथ रखकर जज के सामने पेश करते हैं तो सवाल उठता है कि जब घुप अंधेरा था और हमला पीछे से हुआ तो गवाह ने हमलावर के गाल का निशान और शर्ट का रंग कैसे देख लिया? बिल्कुल, कैसे देख लिया? तो ये वो दरार है जिसकी हम बात कर रहे थे? एकदम सही। अगर हम सिर्फ गवाह का बयान पढ़ते तो लगता कि ये तो बहुत चश्मदीद गवाह है, इसके पास कितनी सटीक जानकारी है। हाँ। लेकिन एफआईआर के साथ क्रॉस रेफरेंस करते ही पता चल गया कि ये सटीक जानकारी असल में एक घड़ी हुई कहानी हो सकती है। बिल्कुल। जब ऐसे विरोधाभास अदालत के सामने आते हैं तो अभियोजन पक्ष की पूरी कहानी की विश्वसनीयता दांव पर लग जाती है। अगर एक गवाह की गवाही के 2 हिस्से आपस में ही इतनी बुरी तरह टकरा रहे हैं तो अदालत उस गवाह पर किसी व्यक्ति को जेल भेजने के लिए कैसे भरोसा कर सकती है? सही बात है। इस पूरी प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए इन नोट्स में एक चेकलिस्ट भी दी गई है। हाँ, वो बहुत काम की है। जो मुझे लगता है कि इस स्थिति में फंसे किसी भी व्यक्ति या वकील के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह है। बिल्कुल। उसमें मुख्य रूप से 4 कदम बताए गए हैं। सबसे पहले हर आरोप को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ें। दूसरा, ये समझें कि वे आरोप किन साक्ष्यों पर टिके हैं। और तीसरा, जो सबसे अहम है, सभी दस्तावेजों का आपस में मिलान करें। और चौथा, जहां भी विरोधाभास दिखे उसे तुरंत नोट करें। ये चेकलिस्ट तो मतलब उस घबराहट को दूर करने का सबसे कारगर तरीका है जिससे हमने इस चर्चा की शुरुआत की थी। हाँ, जब आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपका ध्यान धाराओं के नंबर से हट जाता है और उन तथ्यों पर आ जाता है जिन्हें आप अदालत में चुनौती दे सकते हैं। बिल्कुल सही। इन नोट्स में एक मुहावरा इस्तेमाल किया गया है जो मुझे बहुत सटीक लगा। कौन सा? उसमें लिखा है कि आरोपों को समझे बिना बचाव करना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। बहुत गहरी बात है ना? अगर आपको यही नहीं पता कि आपके खिलाफ कहानी में कौन से कानूनी तत्व गायब है
या गवाहों के बयानों में कहाँ विरोधाभास है, तो आप अदालत में जाके क्या बोलेंगे? सिर्फ ये चिल्लाने से कि मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया गया है, कोई केस नहीं जीता जाता। एकदम सही। ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात है। अदालतें सबूतों और तर्कों पर चलती हैं, आंसुओं और दावों पर नहीं। आत्मविश्वास इस बात से नहीं आता कि आप कितने जोर से अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं, तो किससे आता है? बल्कि इस बात से आता है कि आपने अभियोजन पक्ष की कहानी की कितनी बारीकी से चीरफाड़ की है। क्या बात है। और अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो ये ज्ञान सिर्फ उन लोगों के लिए जरूरी नहीं है जो किसी केस का सामना कर रहे हैं। हाँ, ये सबके लिए है। हम अक्सर टीवी पर या अखबारों में देखते हैं कि किसी मशहूर व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और एंकर चिल्ला चिल्ला कर बता रहा होता है कि उस पर 10 संगीन धाराएं लगी हैं, और हम लोग तुरंत मान लेते हैं कि इंसान पक्का मुजरिम है। बिल्कुल, लेकिन इस पूरे विश्लेषण के बाद ये समझ में आता है कि मीडिया ट्रायल हमेशा धाराओं पर होता है, जबकि कोर्टरूम के अंदर का असली ट्रायल कानूनी तत्वों और तथ्यों पर लड़ा जाता है। ये बहुत ही सटीक अवलोकन है आपका। बाहर की दुनिया शोर मचाती है, लेकिन अदालत के अंदर कागजों का सन्नाटा बोलता है। सही कहा। और ये सारा जमीनी काम, ये विरोधाभास ढूंढना और कानूनी तत्वों की कमी खोजना, ये कभी व्यर्थ नहीं जाता। इन नोट्स के अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी चरण की ओर इशारा किया गया है, जिसका विस्तार से जिक्र श्रृंखला के अगले भाग में है। अच्छा, वो क्या है? वो है डिस्चार्ज या आरोप निरस्त कराने की प्रक्रिया। तो फिर ये डिस्चार्ज इतना खास क्यों है कि इसके लिए इतनी मेहनत की जाए? ये बहुत ही अहम सवाल है। बरी होना या एक्विटल तब होता है जब पूरा ट्रायल खत्म हो जाता है, जिसमें सालों लग जाते हैं। हाँ, इसमें सालों लग सकते हैं। गवाहों के बयान होते हैं, जिरा होती है, एक लंबी और थका देने वाली प्रक्रिया चलती है। लेकिन डिस्चार्ज जो है वो ट्रायल शुरू होने से पहले की स्टेज है। अच्छा। अगर आपने शुरुआत में ही दस्तावेजों का क्रॉस रेफरेंस करके जज को ये दिखा दिया कि आरोपों में अपराध के कानूनी तत्व ही मौजूद नहीं है या कहानी में इतने विरोधाभास हैं कि ये केस चलने लायक ही नहीं है, तो क्या होता है? तो जज ट्रायल शुरू किए बिना ही आरोपों को वहीं निरस्त कर देता है। ओ, इसका मतलब है कि यह प्रक्रिया उन सालों की मानसिक प्रताड़ना, वकीलों की भारी फीस और अदालत के अनगिनत चक्करों से बचा सकती है। बिल्कुल। डिस्चार्ज होना किसी भी आपराधिक मामले में बचाव पक्ष की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है, क्योंकि यह पूरी अग्नि परीक्षा में उतरने से पहले ही बाहर निकाल लेती है। हाँ, लेकिन अदालत आपको डिस्चार्ज तभी करेगी जब आपने अपना होमवर्क किया हो। मतलब धाराओं से डरने के बजाय आरोपों को समझा हो। एकदम सही। तो पूरी बात का सार ये है कि अगर सीढ़ी के पहले पायदान यानी आरोपों को समझने पर सही से पैर रखा जाए, तभी डिस्चार्ज नाम की मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल जुड़ा हुआ है। अब इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन दस्तावेजों और हमारी आज की बातचीत से एक ऐसा सवाल निकल कर आता है जो कानून से ज्यादा इंसानी फितरत से जुड़ा है। वो कैसे? हमने देखा कि दस्तावेजों में विरोधाभास या कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढना बचाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। हाँ है। लेकिन अगर हम मानव मस्तिष्क की बात करें तो हमारी याददाश्त समय के साथ स्वाभाविक रूप से धुंधली होती जाती है। ये एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक और कानूनी द्वंद्व है। वही तो, मान लीजिए कोई घटना आज से 2 साल पहले हुई हो। ठीक है। आज उस घटना का एक एक विवरण बिल्कुल उसी तरह याद रखना किसी भी इंसान के लिए लगभग असंभव है। बिल्कुल असंभव है, इंसान भूलता ही है। ऐसे में जब अदालत में गवाहों के बयान पुराने बयानों से मेल नहीं खाते, तो ये हमारी कानूनी व्यवस्था के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा करता है। अदालत ये तय कैसे करती है कि कौन सा विरोधाभास एक सोचे समझे झूठे आरोप की निशानी है जो किसी को फंसाने के लिए गढ़ा गया है, और कौन सा विरोधाभास सिर्फ एक ईमानदार इंसान की भूलने की मानवीय फितरत है? सच्चाई और इंसानी भूल के बीच की ये बारीक लकीर आखिर खींची कैसे जाती है? ये सोचने वाली बात है। ये एक ऐसा गहरा सवाल है जिस पर कानून बनाने वालों से लेकर आम इंसान तक सबको सोचना चाहिए। बिल्कुल सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहन विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।